अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है मंडे मार्केट प्रीव्यू के हवाले से। अब से कुछ घंटों के बाद मार्केटें ओपन हो जाएंगी और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस तरीके से अक्टूबर के महीने में और नवंबर के महीने में हमारे पास हमारी घड़ियां 1 घंटे पीछे हो जाती हैं, यानी हमारी पाकिस्तान की तो बहुत अरसे पहले हुई थी, लेकिन जो यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो विंटर सीज़न में अपनी घड़ियों को 1 घंटे पीछे कर लेते हैं, यानी वो डे लाइट सेविंग को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस हवाले से कल यूरोप में घड़ियां 1 घंटे पीछे हो जाएंगी और हमारे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो दोपहर को 12 बजे मार्केट्स खुलती थी यूरोप की, अब वो दोपहर को 1 बजे खुलेंगी। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर लोग मार्केट वॉच कर रहे होते हैं और वो 12 बजे वेट कर रहे होंगे कि यूरोप की मार्केट खुल रही है, लेकिन वो खुलेगी 1 बजे। बहरहाल इसको आप जहन में रखिएगा। अच्छा, ये प्रीव्यू के हवाले से मैं आपके साथ नॉर्मली हाजिर होता हूँ और हम सिर्फ यही चेक करते हैं कि सैटरडे और संडे कौन सी ऐसी ख़ास इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा हो जिसका इफ़ेक्ट मंडे की मार्केट ओपनिंग पर पड़े। तो सैटरडे और संडे हमारे पास कोई इवेंट तो ऐसा नहीं है जिस बेसिस पे मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब गोल्ड, सिल्वर और अमेरिकन स्टॉक्स या पाकिस्तानी स्टॉक मार्केटों में कोई बोचाल जैसी कैफियत हो जाएगी या मार्केटें बहुत ज़्यादा ऊपर खुलेंगी या नीचे की तरफ खुलेंगी। लेकिन इन 2 दिनों में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट, जो कि फ्राइडे को भी हमारे पास खबर आ गई थी पाकिस्तानी इकॉनमी के हवाले से, पाकिस्तान का नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इंटैक्ट रहेगा ग्रे लिस्ट में। यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे ममालिक ऐसे ज़रूर होंगे जो हमारे फोर्स हैं, वो इस कोशिश में लगे हुए थे कि पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाए, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए, और जिस बेसिस पे पाकिस्तान की इकॉनमी फॉल डाउन का शिकार हो सकती थी। ये बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान ने आउट ऑफ 21 जो नुकात थे FATF के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, उनको मीट किया, उनके ऊपर अमल दरामद किया। और न सिर्फ FATF ने हमारी तारीफ की, बल्कि एशिया पैसिफिक ने भी पाकिस्तान की तारीफ की, सराहा और ये कमेंट्स जारी किए कि पाकिस्तान को मजीद 4 महीनों के लिए और वॉच डॉग में रखा जाएगा और देखा जाएगा कि पाकिस्तान एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से मजीद जो 2 बड़े इंपॉर्टेंट कोर इशू हैं जो प्रोसिक्यूटर्स और इन्वेस्टिगेटर के हवाले से है, उसको मजीद बेहतर करने के लिए FATF ने हमसे दरख्वास्त की है या हमें कहा है कि इसको मजीद बेहतर किया जाए। तो हुकूमत पाकिस्तान की, इमरान खान साहब की, ये हम जानते हैं कि बहुत पॉजिटिवली इस हवाले से इमरान खान साहब काम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से नाम निकले। और पिछले दिनों हमने देखा कि 16 सितंबर को पाकिस्तान का असेंबली का इजलास हुआ, नेशनल असेंबली और सेनेट का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो कानून पास करना था उसकी मंजूरी हुई। ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था और इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि इसी पॉइंट की वजह से बहुत सारे ममालिक जो इस कोशिश में लगे हुए थे कि पाकिस्तान का नाम नेगेटिव या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं है। जिस बेसिस पे मैं आपको थोड़ी सी इंडिकेशन, जो मेरी अपनी स्टडीज होती है उन बेसिस पे मैं ज़रूर इस बात को की इंडिकेशन दे सकता हूँ कि कल पाकिस्तान की जो PSX स्टॉक इंडेक्स, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 जो खुलेगा, वो पॉजिटिव टेरिटरी में दिखाई देता है। क्योंकि इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है, हम ये नहीं सोच रहे, हमें इस बात पे नहीं सोचना चाहिए कि जनाब पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से आउट क्यों नहीं हुआ। हमें ये पॉजिटिव देखना चाहिए कि पाकिस्तान का नाम नेगेटिव या ब्लैक लिस्ट में नहीं गया, जो कि बड़ी पॉजिटिव खबर है। और हमें 4 महीने का टाइम दिया गया है, 28 फरवरी तक हमें चांस दिया गया है और कहा गया है कि जनाब पाकिस्तान और कोशिशें करें और जितने भी रिमेनिंग 6 पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टिगेटर और प्रोसिक्यूटर के हवाले से उस पर भी काम करें, ताकि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से खारिज कर दिया जाए और पाकिस्तान ग्रीन बुक में आ जाए, अच्छी किताबों में आ जाए, गुड बुक में आ जाए, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट आइंदा चंद महीनों में और मजीद बेहतर हो सकती है और पाकिस्तान के अंदर जो जितना भी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है वो मल्टीप्लाई हो सकता है, एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज कर सकता है। बहरहाल इसको अब कल सुबह हम देखेंगे कि कराची स्टॉक एक्सचेंज किन टेक्निकल लेवल्स पे खुलता है, लेकिन आई पर्सनली फील कि मार्केटें पॉजिटिव इसको लेंगी।
अच्छा, इसके साथ ही अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, यूरोप की कुछ बातें करते हैं। अमेरिका में जिस तरीके से हम देख रहे हैं द टाइम इज टिकिंग डाउन और सिर्फ तकरीबन 10 दिन रह गए। अमेरिका में इंतखाबात का बहुत ज़ोर शोर से चर्चा है। दोनों जमातें यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन लगी हुई हैं कि जनाब किसी भी तरीके से एक दूसरे को पछाड़ दिया जाए। अब बहुत सारी कोशिशों में एक सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश जो कि पिछले दिनों मैंने आपसे जिक्र किया था कि अमेरिका की दोनों जमातें इस पॉइंट पे लगी हुई हैं कि जो 2 ट्रिलियन ऑफ डॉलर का स्टिमुलस पैकेज है वो अनाउंस कर दिया जाए। जैसे कि पिछले दिनों ये खबर आई थी कि जनाब ये स्टिमुलस पैकेज अनाउंस नहीं किया जाएगा जब तक 3 नवंबर तक इलेक्शन नहीं हो जाते। लेकिन अब हमारे पास जो डिफरेंट खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है, जो तज्जियाती मुतालियाती जो स्टडीज़ लोगों की होती है उसमें ये कहते हैं कि ये एक स्टंट के तौर पे, एक इलेक्शन स्टंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा 2 ट्रिलियन ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज को। और जिस जमात की जोर आजमाई से, जिस जमात की कोशिशों से ये पैकेज पास हो जाता है तो वो जमात अमेरिका के इंतखाबात में जीतती हुई विनिंग पोजीशन में दिखाई देती है। तो बाय हुक और बाय क्रुक इस स्टिमुलस पैकेज को, जो कि सिर्फ अब तकरीबन 8-9 दिन रह गए हैं उनके इलेक्शन में, उससे पहले मंजूर लाजमी तौर पे कर लिया जाएगा, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट अमेरिका की स्टॉक मार्केट में लाजमी पड़ेगा। अच्छा, इसी के साथ जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में हम सिर्फ ये चेक कर रहे होते हैं कि पूरी दुनिया की पॉलिटिकली जो खबरें हमारे पास आती हैं या फाइनेंशियल जो न्यूज़ हमारे पास अवेलेबल होती है, हम उसमें ये चेक कर रहे होते हैं कि जनाब पूरी दुनिया में इस वक्त माहौल क्या है, पूरी दुनिया में हालात व वाक़यात क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसी नेगेटिव हालात कि जनाब पिछले चंद महीनों पहले हमने इंडिया में देखा कि लद्दाख के मुकाम पर बहुत ज़्यादा जोर आजमाई इंडिया और चाइना में होती रही। चाइना के अंदर, हांगकांग के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हमने देखी, वो सिलसिला भी नहीं है। कश्मीर इशू, पाकिस्तान का जो सिलसिला था, उसमें भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एक स्टेबल कंडीशन क्रिएट हुई है। इसी तरीके से अगर गल्फ में हम जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वो जंगी कैफियत हमें दिखाई नहीं देती कि जिस तरीके से सीरिया का और इसराइल के माबैन हो रहा था, और तमाम दूसरे ममालिक या हम ये कह सकते हैं कि जो सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान जो था वो भी तकरीबन एक नॉर्मल कंडीशन हमें दिखाई देती है। तो इन तमाम हालात व वाक़यात का जायज़ा लेते हुए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केटों में कोई ऐसे डाउनफॉल की इंडिकेशंस अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इन्हीं तमाम खबरों के साथ साथ आज पूरे अखबार, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। एक कंपनी जो कि हम बहुत अरसे से जानते हैं, Alibaba.com की जैक मा कि Alibaba.com है, जो कि पूरी दुनिया की जो ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से जानी पहचानी जाती है, और जैक मा जो कि बड़े तेज़ी से उनकी अपनी ज़ाती जो वर्थ है वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले दिनों खबर ही आई कि जनाब जैक मा साहब रिज़ाइन कर गए हैं। जैक मा ने अपनी कंपनी अलीबाबा से रिज़ाइन करके ये कहा कि जनाब वो कुछ और काम करना चाहते हैं। तो अब ये सवाल पैदा हो रहा था कि जनाब जैक मा साहब ऐसा कौन सा काम करेंगे जो कि दुनिया में वो सारे काम तो कर चुके हैं, पैसे भी कमा चुके हैं और लोगों की, आवाम की फलाह के लिए भी बड़े काम किए हैं। अब जनाब बड़े स्टाइल से जैक मा साहब दोबारा हाजिर हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि जनाब इस 3-4 दिनों में एक वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है एंट ग्रुप, जिसका नाम पहले एंट फाइनेंशियल्स रखा जा रहा था, लेकिन अब इसका नाम है एंट ग्रुप्स। अब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया में और इंसान की तारीख की सबसे बड़ी कंपनी क्रिएट होगी। यानी पिछले साल हमने देखा था कि सऊदी अरामको जब इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाया गया था तो वो 29.4 बिलियन ऑफ डॉलर की अमाउंट को गैदर कर सकी थी, लेकिन अभी जो जैक मा साहब ने इसका ऐलान किया है वो ये कहते हैं 35 बिलियन ऑफ डॉलर के आईपीओ इशू किए जाएंगे, जो कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी आईपीओ पब्लिक कंपनी होगी, एंट ग्रुप। अब देखें, मैं आपको काफी अरसे से यही बताने की कोशिश करता रहता हूं कि आप माहौल चेक करें, आप समा चेक करें कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। आज से कुछ साल पहले आप उठा के देख लीजिए, यही S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, रसल्स,
बेशुमार जो अमेरिका के स्टॉक इंडिसेस हैं, अमेरिका के स्क्रिप्ट्स हैं, वो तकरीबन 50% नीचे खड़े हुए थे। S&P को आप ले लीजिए 1700 और 1600 पे इसका स्टॉक इंडेक्स चलता था, आज ये डबल हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है 2 से, और आज 3500 पे मार्केट चल रही है। इसी तरीके से नेस्डैक को आप ले लीजिए, वो 6000 5000 के इंडेक्स पे चलता था, आज नेस्डैक 11000 12000 पे खड़ा हुआ है। कल को यही नेस्डैक 12000 से 24000 हो जाएगा तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी। उसकी वजह मैं आपसे ये बताता रहता हूं कि जनाब पूरी दुनिया का इंटरेस्ट रेट जीरो पे चल रहा है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट को मजीद डिक्लाइन करने की बातें होती चली जा रही हैं, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन की तरफ जाता है, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में जो एक्टिविटीज होती हैं, जिसको बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं, वो बढ़ती चली जाती है। क्योंकि देखिए, हम और आप भी अपने अकाउंटों में पैसा क्यों रखें? जब हम देख रहे हैं कि हमारे अकाउंटों में जो पैसा आज पाकिस्तानी अकाउंट में भी जिस तरीके से 12-15% पहले मिला करता था, आज 6-7% हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न्स हमें मिलते हैं, दैट इज फैलेसी। हमें ये कहा जाता है कि जनाब आपको जो है बड़े इंटरेस्ट मिलेगा, बड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन जब हम अपना रियल रेट ऑफ रिटर्न चेक करते हैं तो वो नेगेटिव में चला जाता है। तो दैट इज फैलेसी, ये धोखा है। इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे पूरी दुनिया के इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो रहे हैं, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ चलती चली जा रही हैं। अब ये तमाम हालात और वाकयात हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका की जो सबसे बड़ी 5 कंपनीज के बारे में हम बताते रहते हैं कि अमेजॉन, एप्पल और अल्फाबेट, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, ये वो जायंट कंपनीज हैं जिनकी स्टॉक मार्केटें रोज बरोज बढ़ती चली जा रही हैं। अब उनके अंदर इंजेक्शन क्या लग जाएगा? Alibaba.com के मालिक जैक मा की एक नई कंपनी, जिसको इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कंपनी गिरदाने जाने के इम्कानात हैं। तो ये सारे जब पॉजिटिव इंडिकेशंस हमारे पास आती हैं तो मार्केटें तो ऊपर की तरफ जाएंगी। इसी तरीके से ये अगला हफ्ता जो कल से हमारा हफ्ता शुरू हो जाएगा, दैट विल बी द लास्ट वीकेंड, और लास्ट हमारा ये मंथ एंड भी होगा, यानी अक्टूबर का महीना भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू होने वाला है नवंबर का महीना। नवंबर का महीना वो महीना है जिसमें 11 नवंबर आता है, जिसको सिंगल्स डे कहा जाता है, जिसको बैचलर्स डे कहा जाता है, और बेतहाशा शॉपिंग की जाती है। यानी इसी महीने में हमारे पास थैंक्सगिविंग डे हॉलीडे आ जाएगा, इसी महीने में 11/11 आ रहा है, तो फिर वही शॉपिंग का सिलसिला, वही बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके महीने क्रिसमस हॉलीडे हमारे सामने आ जाएगा। तो हम इन 2 महीनों में जो ये वक्त स्टार्ट होगा, इसमें तो हमारे पास सारी अच्छी खबरें आ रही हैं, इसमें नेगेटिव खबरें तो हमारे पास कहीं है ही नहीं। हमारे पास ना ये खबर आ रही है कि अमेरिका या दूसरी इकोनॉमीज इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो इन बेसिस पे जो हालात व वाकयात हैं, जो एंड ग्रुप जो ये लॉन्च होने जा रही है IPOs, ये पूरी दुनिया की एक नए डायनेमिक्स की तरफ चली जाएगी। कहाँ हमारे पास ये खबरें आ रही हैं कि जनाब कोविड-19 का सेकंड फेज आ रहा है, थर्ड फेज आ रहा है, लेकिन मैं आपको कब से 6 महीने से मैं भी आपसे यही बयान करता चला रहा हूं कि कोविड-19 इज सिंपली द कॉन्स्पिरेसी है, ये कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अगर आप नंबर ऑफ डेथ्स कंसिडर करें पूरी दुनिया में, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उस पे चले जाइए या दूसरे गूगल साइट्स पे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि लोग तो ऐसे ही लोग मर रहे होते हैं। कोई हार्ट अटैक से मर जाता है, कोई हार्ट फेलियर से मरता है, कोई शुगर लेवल से, कोई डिफरेंट डिसीज से उसकी अमवात वाक़ई हो जाती है। तो कि ये कोविड-19 व्हाट इज दिस? तो बहरहाल इसके हवाले से बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं कोविड है और कोविड से लोग मर रहे हैं। अब मुझे इसका सवाल का जवाब आप देखिए दीजिए कि अगर कोविड-19 से ही लोग दोबारा मरना शुरू हो रहे हैं और बीमारियां शुरू होती चली जा रही हैं, तो व्हाई द स्टॉक मार्केट इज गोइंग अप? अब क्यों पूरी दुनिया में जो है लॉकडाउन और शटडाउन नहीं किया जा रहा है? क्योंकि लोग इसको समझ चुके हैं। और आप ये देखिए कि यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया, पाकिस्तान में अब लोग कोविड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इन्हीं बेसिस पे आप देख लीजिए कि अगर आप किसी VIP होटल में जाते हैं, कि आप किसी बैंक्स में जाते हैं, तो आपने ये नाक का टोपा या ये मास्क लगाना पड़ता है, अदरवाइज खुलेआम हर जगह ओपन काम चल रहा है, कोई कोविड का चक्कर नहीं। तो बहरहाल इसको आप समझने की कोशिश करें कि स्टॉक मार्केटें हाई पे हाई बनाती चली जा रही हैं। और 6-7 महीने पहले हमने जब ये देखा था कि जनाब कोविड की वजह से स्टॉक मार्केटें 30% गिर गई थी, अब नहीं गिर रही हैं। कोविड के चैप्टर को अब आप क्लोज समझिए। इसको ये कहना कि जनाब कोविड अभी तक है, बट आई डोंट फील कंफर्टेबल कि कोविड है। कोविड सिर्फ किताबों में है और मीडिया में,
बाकी कोविड नज़र नहीं आता। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि माहौल की, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हालात पॉजिटिव हैं। एक और खबर हमारे पास लगी हुई है कि दुबई ने 136 मिलियन डॉलर का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। अब देखिए, पिछले दिनों यूरोप ने अनाउंस किया, उससे पहले अमेरिका ने अनाउंस किया, अब ये दुबई की कहानी आई है कि दुबई ने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया। तो ये तो सारी अच्छी खबरें ना हमारे पास। इसके अलावा अभी जो यूरोप की, मैंने आपको सोशल बॉन्ड के बारे में बताया था पिछले हफ्ते के, 20 बिलियन ऑफ डॉलर के सोशल बॉन्ड इशू कर दिए हैं यूरोपियन यूनियन ने ब्रसल्स की तरफ से। तो ये सारी अच्छी खबरें हमारे पास हैं, कई नेगेटिव खबर नहीं है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केटों में तेजी मेंटेन रहेगी, बरकरार रहेगी। इसको आप जहन में रखिए। कोविड के चैप्टर को हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोविड के साथ साथ हमारे पास जो खबरें आती रहती कि जनाब वैक्सीन भी आ गई है और चाइना भी भरपूर अंदाज में वैक्सीन बनाने की कोशिशें कर रहा है, तो इन बेसिस पे तो स्टॉक मार्केटों में ऊपर की तरफ ही रुझान लगता है। मार्केट अगर 150 पॉइंट नीचे आ जाती है तो इसको हम नीचे आना नहीं कह सकते। बहरहाल एंड ग्रुप जो है, अलीबाबा, ये जैक मा साहब का, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, स्टॉक मार्केटों में तेजी दिखाई देती है। अच्छा, इसके साथ ऑयल की बात हम कर लेते हैं। ऑयल के हवाले से मैं बहुत दिनों से आपसे जिक्र करता चला आ रहा हूँ कि ऑयल की कीमतें उस वक्त तक ऊपर नहीं जाएंगी जब तक सऊदी अरब इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। और अब देखिए, सऊदी अरब तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि सूडान का नाम भी आ गया है। सूडान जो कि द बिगेस्ट इस्लामिक कंट्री है एरिया वाइज, उसने इसराइल को कबूल कर लिया है, इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट किया है। और जो फ़लस्तीन की आज़ादी के हवाले से जो बातचीत है वो बहरहाल अभी पेंडिंग का शिकार है। इस हवाले से देखेंगे क्या सूरत हाल होती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात हो गया, सूडान है, बहरीन है, मस्कत है, ओमान, मस्कत, ये सब जो है ये इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसराइल को एक्सेप्ट जो ये ममालिक कर रहे हैं, क्या ये सऊदी अरब की इजाज़त के बगैर कर रहे होंगे? नहीं, इसके पीछे सऊदी अरब की ईमा, सऊदी अरब की रजामंदी लाजमी शामिल होगी। तो ये बहरहाल एक रूम बनाया जा रहा है, लेकिन अब तक हम ये देख रहे हैं कि जब तक सऊदी अरब इसराइल को नहीं कबूलेगा, तेल की कीमतें $41 या 44 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, उससे ऊपर नहीं जा रही है। अच्छा, उसके साथ फिर नेगेटिव खबर हमारे पास आती है कि जनाब कोविड-19 बढ़ रहा है, मुआशी पहिया बैठ जाएगा, फिर जनाब तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस ये खबर हमारे पास अब बहुत ज़्यादा आ रही है कि जनाब चाइना भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेस में बहुत आगे चला गया है और उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अब जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलना शुरू हो जाएंगी तो तेल कौन खरीदेगा? तेल तो कहीं नहीं खरीदेगा। अब तेल की मार्केटें इस बेस पे भी नीचे आ रही हैं, इसराइल को कबूल ना करने पर भी आ रही हैं। प्लस ये खबरें आ रही हैं कि जनवरी फरवरी में ओपेक एंड ओपेक प्लस अपनी प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा देंगे या कभी कहते हैं कट कर देंगे। तो ये मिक्स खबरें आती रहती हैं। लेकिन जो एक पॉइंट है, जो कोर पॉइंट है, वो मेरे आपको यही है कि जब तक सऊदी अरब इसराइल को कबूलेगा नहीं, तेल की कीमतें ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर ये है कि अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी, तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेहतर होंगी, सऊदी अरब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेगा। मुख्तसर सी बात यह है कि अगर कोई शख्स 1000 रुपये कमाता है और उसकी कीमत 40, उसको सिर्फ 400 रुपये कमाई होगी, तो जाहिर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होगी। यही सूरत हाल सऊदी अरब के साथ चल रहा है। पिछले कोविड की वजह से भी आपने देखा कि वहाँ पर हज और उम्रे की जो उनकी इनकम रेवेन्यू जनरेशन होता है वो भी नहीं हुआ। तो सऊदी अरब की इंटरनली हालत बड़े नगुफ्ता दिखाई देते हैं। और अभी आज संडे जो मार्केटें बंद हुई हैं सऊदी अरब की, उसमें अरामको के शेयर्स 2.27% डाउन बंद हुए हैं। और आज सऊदी अरब की स्टॉक मार्केटें 350 पॉइंट डाउन हुई हैं। तो 350 पॉइंट, 2.25% डाउन होना अरामको का, ये इंडिकेट कर रहा है कि जनाब तेल की कीमतें मजीद नीचे की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरब अभी इस बात को रजामंदी जाहिर नहीं कर रहा है कि वो इसराइल को एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि इसराइल को एक्सेप्ट करने में सऊदी अरब के साथ साथ OIC ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ हमारे पास जो अरब लीग है जिसके अंदर 22 अरब कंट्रीज़ हैं, वो टूटने का ख़तरा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के टूटने का ख़तरा है, डैमेज होने का ख़तरा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और हम इसका देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट अल्टीमेटली सऊदी अरामको पे और सऊदी की स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है। हालांकि सऊदी की स्टॉक मार्केट आज गिरने की वजूहात डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर को भी बताया जा रहा है।
दूसरी तरफ आज तल अवीव जो कि हमारे पास इसराइल की स्टॉक मार्केट है वो 1.33% पॉजिटिव प्लस टेरिटरी में बंद हुई है। तो बहरहाल जो ओवरऑल सिनेरियो हमारे पास है, जो कल जो अभी कुछ घंटों के बाद मार्केटें खुलेंगी उसमें खबरें हमारे पास इतनी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव हम कह सकते हैं। और इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि स्टॉक मार्केटें पॉजिटिव खूब ओपन होंगी। अच्छा, इसी तरीके से गोल्ड की मार्केट को हम अगर देख लेते हैं कि गोल्ड जो मैंने टेक्निकली आपको जिक्र किया था 1895 जो कि एक फिश फॉर्मेशन बन रही थी टेक्निकल ग्राउंड पे, मार्केट है उससे ऊपर बंद हुई। मार्केट बंद हुई 1902-23 पे बंद हुई जो कि अपने टेक्निकल लेवल से ऊपर की जानिब बंद हुई। और जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंट खबरें निगेटिव हमारे पास आर्मीनिया और आज़रबाईजान के हवाले से है, अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों का कत्लेआम हो रहा है, उनकी जो अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान जो हंगामा आ रहा है वो हमारे सामने है। एंड प्लस पूरी दुनिया का इंटरेस्ट रेट जीरो या नेगेटिव पर है। तो वाई आई कैन से कि जनाब गोल्ड की कीमतें नीचे की तरफ आएंगी, गोल्ड की कीमतें ऊपर की तरफ ही दिखाई देती हैं। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल रियलिटीज जो ग्राउंड पॉइंट्स हैं, इस बेसिस पे मैं आपके साथ पॉइंट शेयर कर लेता हूँ। मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं, तो बहरहाल जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ में शेयर कर। तो ऑयल की मार्केटें अभी और मजीद डाउन हो जाएंगी, 39.75 पे बंद हुई थी। गोल्ड की कीमतें ऊपर बंद हुई थी, गोल्ड ऊपर, ऑयल नीचे, स्टॉक्स ऊपर। ये मुख्तसर सी कहानी है। तो बहरहाल कल हम देखते हैं कि क्या खबरें मजीद रहेंगी, लेकिन पाकिस्तानी स्टॉक के हवाले से जो मैंने आपसे कहा कि मार्केटों में पॉजिटिव इंडिकेशन है, क्योंकि FATF के हमने 21 पॉइंट्स को एक्सेप्ट किया था। अच्छा, इसके साथ एक खबर आज 2 दिनों से बहुत ज़्यादा चल रही है फ्रांस और टर्की के दरमियान। अच्छा देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फ्रांस जो है वो बहुत अरसे से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बहुत सारे कार्टून्स वगैरह और कैरिएचर्स वगैरह इशू करता रहता है। बहुत सारे जो है वो ये सारे सिलसिले रहते हैं जो कि एक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ का बायस है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सिर्फ टर्की एक ऐसा मुल्क है जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो टर्की के जो सदर हैं मिस्टर एर्दोगन ने, उन्होंने फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मैक्रोन, एमेन्युअल मैक्रोन को कहा है वो जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं, ही इज़ अ मेंटली इल। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा टसल हो गई है टर्की और फ्रांस के दरमियान, और फ्रांस ने इसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया है, उनके एम्बेसडर को बुला लिया है, क्योंकि एर्दोगन साहब ने फ्रांस के जो सदर हैं उनको आप कह लीजिए कि पागल करार दिया है कि जनाब वो बेवकूफ़ी के काम कर रहे हैं, मुसलमानों की दिल आज़ारी हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो बातें कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हैं। तो इन बेसिस पे हमने ये देखा कि बहुत सारी जो एक ट्रेड रिलेशंस होता है टर्की और फ्रांस और दूसरे ममालिक के साथ, इवन कि जितने भी अरब ममालिक हैं वो फ्रांस की प्रोडक्ट को ख़रीदने में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये, और हमें भी चाहिए कि हम फ्रांस से अपना क़ता ताल्लुक़ कर लें, अपने एम्बेसडर को वहाँ से बुला लें और हम अपना रिकॉर्ड एहतजाज करें कि इस किस्म के जो कार्टून्स हैं और जो गलत किस्म की जो हरकतें की जा रही हैं ये ना की जाएं। हम इमरान खान साहब की बड़ी तायद करते हैं, उन्होंने पिछले दिनों हमारे कौमी असम्बली में ये ऐलान भी किया था, तकरीर भी की थी कि अगर हम होलोकॉस्ट के हवाले से बातें करना शुरू कर दें तो ये फ्रांस के लिए और जूस लॉबी के लिए या जूडाइज्म के लिए बड़ी नेगेटिव होगी। वो इस बातों को डिस्कस करना नहीं चाहते कि होलोकॉस्ट जो हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों को जो मारा था, इस हवाले से ये बातें करना नहीं चाहते फ्रांस वाले। तो हमारी ये इस्तदा है फ्रांस वालों से कि जनाब वो इस किस्म के कार्टून जो है वो इशू ना करें, उस पर बातें ना करें और मुसलमानों की दिल आज़ारी ना करें, वरना फिर इसके जवाब में हम होलोकॉस्ट के बारे में बातें करने लगेंगे तो ये उनके लिए गलत होगा। तो बहरहाल हमारी दुआ है कि तमाम मामलात अच्छे तरीके से हैंडल होते रहें। तो इंशाल्लाह सुबह की मॉर्निंग ब्रीफिंग में आपसे दोबारा हाज़िरी होगी और रात में जो मार्केटें ओपन होंगी उसमें हम चेक करेंगे कि क्या मार्केट में जो मूवमेंट रहती है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम NI ऑन मार्केट, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और विद बेल आइकन। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। सुबह तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।